नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज का रविवार का बिंदास बोल हम आपके सामने बिंदास मुलाकात के साथ प्रारंभ करें। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है चौहान जी। हमने सोचा कि आज हिंदुस्तान के राष्ट्रीय राजधानी के चारों तरफ किसानों के नाम पर एक आंदोलन चल रहा है, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता, सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए और ना केवल राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए बल्कि हृदय से जो जमीन से जुड़े हैं, ऐसे किसान नेता को हिंदुस्तान के सामने लाना चाहिए। तो आपका नाम सामने आया। हम आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर कि आखिर ये क्या मसला है, क्योंकि लोग कंफ्यूज है। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ की बातें पहुंच रही है। लोगों को लगता है कि मोदी जी ने तो जो किया होगा सही किया होगा, लगता है कि चुप बैठने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है लेकिन चिल्लाने वालों की जो भी ज्यादा है, लग रहा है कि ये क्या पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आपके साथ आज चर्चा करना चाहेंगे। जी जी जी। तो कैसा देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए चौहान जी, मैं देश के सभी गांव गरीब किसान मजदूर जितने भी हैं या जो भी देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं उन सबों को हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि वो बात को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक सुने, समझें और आत्मचिंतन करें। आपके चैनल का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन का मतलब क्या होता है? बहुत ही जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों दृष्टिकोण का समन्वय से जो दर्शन होते हैं वही है सुदर्शन। केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी। इसीलिए लोगों को भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ भी आज राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो किसान आंदोलन है, आजादी के बाद से लगातार जो किसानों की समस्याएं उलझती गई और इतनी उलझ गई मकड़ी के जाल के जैसे कि कभी इसको सही ढंग से सुलझाने का काम नहीं हुआ। किसानों को समझा गया कि इनको खैरात दे दो, इनको अनुदान दे दो और इनको राज सत्ता का के आश्रित और भिखमंगा के जैसे बनो, जो ये हमेशा मांगते रहे कि दाता मुझे कुछ दो। लेकिन अब स्थिति ऐसी आई है कि संयोग से भारत को जो एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जब वो आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वावलंबन, स्वदेशी जो गांधी जी का दर्शन था उसके आधार पर भारत का नया निर्माण करना चाहते हैं। और आज के समय में जो कृषि है वह आजादी के समय में जो कृषि थी, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है और भिन्नता है। नंबर एक। नंबर दो, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि 1951 के जनगणना के मुताबिक हिंदुस्तान में किसान थे 71.9 और 28.1। 2011 के जनगणना में किसान हो गए 45.01 और मजदूर हो गए 54.09। 26.08% किसान कम गए और 26.08% खेतिहर मजदूर की संख्या बढ़ गई। जबकि जनसंख्या कई गुना ज्यादा बढ़ी, उसके बावजूद ये प्रतिशत है। ये भारत सरकार का कृषि जनगणना का जो रिपोर्ट निकलता है उस रिपोर्ट से मैं कह रहा हूँ। जो 1951 के जनगणना में गांव में बसने वाले थे 82.7 और आज है वो 68.08, अर्थात 14% गांव वाले गांव छोड़ करके पलायन कर गए और वो वहां करके शहर में आ गए, जिसके कारण शहर के जो बुनियादी ढांचा थे उसमें भी गड़बड़ी पैदा हुई, क्योंकि उनके बसने का, रहने का, झुग्गी झोपड़ी, फुटपाथ, ये सब समस्याएं इसलिए पैदा हुई कि गांव के लोग भाग आए। चौधरी चरण सिंह जो किसान के नेता थे, गांधीवादी दृष्टि वाले थे, अर्थशास्त्री थे, स्वयं किसान थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, उसमें विस्तार से इसकी चर्चा हुई है। सभी को पढ़ना चाहिए।
उसमें इसकी चर्चा करते हुए कई बात है। एक यह कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, जमीन बढ़ती चली जा रही है, अर्थात निरंतर किसान बंटने के कारण सीमांत किसान की संख्या बढ़ती जा रही है। 2010 में सीमांत किसान थे 64.77 और लघु किसान थे 18.52, अर्थात कुल 83.29। 2015-16 के भारत सरकार के कृषि संगणना रिपोर्ट के मुताबिक जो सीमांत किसान हैं वो हो गए 68.45, लघु किसान हो गए 17.62, टोटल हो गए 86.07। इसका मतलब है कि सीमांत किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मतलब कि जमीन का बंटवारा हो रहा है, और जमीन के बंटवारा को रोका जाए कैसे, इस पर हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसानों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसी विषय, इन्हीं सब विषयों को लेकर के लंबी चर्चा चलती रही। एग्रीकल्चर कमेटी बनी, मैं भी कृषि लोकसभा में कृषि अस्थायी समिति का अध्यक्ष के नाते देश में दौरा किया। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज पर, दूसरे एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर, सभी दल के लोग थे उस कमेटी में। चर्चा करने के बाद देश भर में भारत पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दिया और अपने सुझाव के साथ कृषि वैज्ञानिकों के, आईसीआर के जो वैज्ञानिक हैं, मार्केटिंग के हैं और विभिन्न विषयों के, वो लोग भी अपने सुझाव देते रहे। अब भारत सरकार ने उस सभी समस्याओं के निराकरण के लिए ये 3 विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं नहीं कहता कि ये संपूर्ण समस्या का निदान है, लेकिन तात्कालिक जो समस्या अभी देश के अंदर है कृषि से संबंधित, उसका निदान भारत सरकार ने खोजा है और आगे भी भारत सरकार की दीर्घकालीन दृष्टि है जिससे वो निदान निकलने वाला है। जैसे नंबर 1 कि आप चावल और गेहूं, मक्का इत्यादि मोटे अनाज जो हैं, इसका उत्पादन देश में जितने हैं उससे अधिक हो गया, और इसको अगर हम दुनिया के बाजार में निर्यात करते हैं तो हमको सब्सिडी देके निर्यात करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया के बाजार में चावल और गेहूं के रेट हमारे चावल गेहूं के रेट से कम है। और दूसरी तरफ अगर हम तेलहन और दलहन जो हमारे यहाँ कम है, हम उसको आयात करते हैं तो हमको उस आयात करने पर भी सब्सिडी दे करके लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लोगों को हमको देना पड़ता है। तो ये जो व्यापक रूप से जो अर्थव्यवस्था है संपूर्ण, उस संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए एक दृष्टि निकाली गई है। आगे चल करके जितने ये धान है, गेहूं है, अनाज है, या गन्ना है, या आलू है, टमाटर हैं, जो तुरंत खराब होने वाले सब्जी हैं, ये खराब न हो तो इसका कैसे उपयोग किया जाए। तो भारत सरकार की योजना ही आप लोगों ने देखा होगा कि इससे हम इथेनॉल बनाने के, हमारे वैज्ञानिक बना चुके हैं टेक्नोलॉजी, इथेनॉल बनाएंगे। अगर चावल गेहूं से, गन्ना से, आलू से, टमाटर से इथेनॉल बनाने लगेंगे, पेट्रोल में, डीजल में 10% से बढ़ाते 10% जाएंगे, अभी 5% पर है। बिल्कुल, और ब्राजील में तो इसका अनुपात बहुत ज्यादा है। दुनिया के कई देशों में इथेनॉल जो गाड़ियों में या कमर्शियल यूज होता है वो बहुत ज्यादा है, भारत में तो केवल 5% है। तो हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 20%, 25%, 30% पर जो ले जाएंगे, तो इसके कारण दुनिया के अर्थव्यवस्था में स्वार्थ का टकराव होगा। नंबर 1, जो हम इथेनॉल बढ़ावेंगे वो तो तेल का हम आयात करते हैं, हम तो 80%, 90% तेल आयात करते हैं। तो जो हम इथेनॉल बढ़ावेंगे चौहान साहब, तो तेल का जो आयात करते हैं वो कम होते जाएगा। और जब आयात कम होगा और इथेनॉल की बढ़ेगी तो हम आत्मनिर्भर भी होंगे, कृषि उत्पाद का रूपांतरण भी होगा, और उसके चलते हिंदुस्तान के करोड़ों जो लोग हैं उनको रोजी और रोजगार भी मिलेगा। अब यहाँ पर स्वार्थ का टकराव होगा कि तेल के व्यापार में हिंदुस्तान से लेके और दुनिया भर के लोग जो लगे हुए हैं, एक बड़े लॉबी, आयात उसके रिफाइनरी में, फिर वहां से पंप तक पहुंचाने में इत्यादि, जो एक जाल है वेस्टेड इंटरेस्ट का, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ये इथेनॉल के प्रोग्राम से एक ऐसी नीति देंगे जिसके कारण हिंदुस्तान का एक निहित स्वार्थी वर्ग है, लुटेरा वर्ग,
उसके घोंसला उजड़ने लगेगा, नंबर एक। नंबर दो, किसान जब बेचता है तो केवल 6-7% अनाज ही एमएसपी पर खरीद हो रहा है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा हैं। वो एफसीआई खरीदता है किससे? तो आढ़तिया से। अब उसमें एफसीआई वो सभी अनाज खरीदते हैं जिसमें उनकी गुणवत्ता नहीं रहती, और आप सब लोग जानते हैं कि करोड़ों रुपया का गल्ला एफसीआई के गोदाम में सड़ जाता है और वो शराब वाले के हाथ बेचा जाता है और शराब वाले उसे काम करते हैं। तो ये जो एफसीआई के गोदाम में इतना गल्ला सड़ता है, उसके पीछे एफसीआई के अधिकारियों का एक समूह और उसके साथ आढ़तियों का एक समूह और उसके साथ साथ एक संपन्न और समृद्ध किसान जो आढ़तिया का काम भी करते हैं, उद्योग भी चलाते हैं, शराब कारखाना भी उनका होगा, उनके पास में ट्रांसपोर्ट भी है, उनके पास में कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन वो किसान भी हैं। हम कहीं नहीं कहते कि किसान नहीं है। तो ऐसे जो किसान हैं चौहान साहब, उन किसानों को ये लगता है कि खुले मार्केट से में किसान अपना अनाज बेचने लगेंगे तो ये मंडी के बदले जब बाजार में बेचने लगेंगे तो नतीजा होगा कि वहां एफसीआई भी क्वालिटी पर खरीदेगा। क्वालिटी के साथ जब खरीदेगा तो गन्ना खराब नहीं होगा। और हम जो फूड सिक्योरिटी के मार्फत जो गल्ला देते हैं ना चौहान साहब, 70-80% लोगों को, वो पंजाब वाले भी लेते हैं, हरियाणा वाले भी लेते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले भी लेते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े संपन्न हैं। अपनी संपन्नता का, जिन लोगों को अपनी संपन्नता का अहंकार है, ये सही बात है, होना भी चाहिए, खुशी की बात है, वो संपन्न है। लेकिन इसमें जो एफसीआई से, स्टेट एफसीआई से लेके और नीचे स्टेट एजेंसी से लेके फिर जो ये फेयर प्राइस शॉप जो चलता है, जिसको डीलर कहते हैं गांव-गांव में, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो डीलर हैं, ये इतने चैनल से जाते जाते उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के अंत करने के लिए सरकार की दृष्टि है। मैं सोचता हूं हम लोग इसके पक्ष में है कि जैसे और जो है जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है, उसी तरह इनको भी, गरीबों को भारत सरकार जो डिफरेंस है इनका, जो सरकार के तरफ से मिलता है मार्केट रेट डिफरेंस है, वो रुपया ठीक से उन उपभोक्ताओं के खाता में जमा हो जाए। अब मार्केट से अपना जैसे चाहे वैसे गुणवत्ता के मुताबिक अपना खरीदे। तो ये अगर आगे चल के होगा चौहान साहब, तो इसमें जो हिंदुस्तान के जो हजारों जो ये निहित स्वार्थी हैं, लुटेरा गिरोह आजाद भारत में बनाया गया, पॉलिटिकल लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन में लगे लोगों का, बिजनेस में लगे लोगों का, समाज में नीचे तक पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में एक जो दलाल का बनाया गया था, वो मिटने वाला है। अब मैं विनम्र प्रार्थना यही करूंगा कि इतना वेस्टेड इंटरेस्ट, इतने देश के बिचौलिया, इतने कहने वाले, एक बात इसके साथ जोड़ू, आपने कहा गणतंत्र, मैं उस पर बाद में आता हूं, क्योंकि मैं आपको लगातार जो आप बोल रहे थे तो मैं एक एक शब्द समझ रहा था कि ये विश्लेषण जो आपने दिया है ये हिंदुस्तान के सामने नहीं जा रहा है, किसानों के सामने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस समय एक तरफा केवल इतना बताया जा रहा है कि मोदी सरकार या मोदी जी अपने बिजनेसमैन मित्रों को मुनाफा करने के लिए ये कर रहे। जो पक्ष आपने इतना माइन्यूटली रखा, ये तो लोगों के सामने जा ही नहीं रहा है। तो उस आरोप का जवाब क्या देंगे? देखिए चौहान साहब, धीरू भाई अंबानी वो पेट्रोल पंप पर नोजलमैन थे, मैं उनकी गरीबी की बात कर रहा हूं। अदानी भी जब आए होंगे बाहर से, तो उस समय इन लोगों के विस्थापित लोगों में से जो लोग थे, सिंधी लोग, और चाहे जो, मैं नहीं जानता उनके इतिहास को, वो प्रारंभ में क्या रहे होंगे। मैं जब टेक्सटाइल मिनिस्टर था चंद्रशेखर जी के सरकार में, तो उस समय इनके पॉलिस्टर के काम में अंबानी का सबसे बड़ा प्रभाव है। विस्कोस के फाइबर में बिरला का प्रभाव है। तो कुछ निर्णय लेना था जिसमें उस निर्णय के कारण बिरला भी प्रभावित हो सकता था और अंबानी भी प्रभावित हो सकते थे। आपको आश्चर्य होगा, 1990-91 के जनवरी महीना के रात में भयंकर ठंडा और कुहासा में, शीतलहरी में
मेरे कोठी पर धीरू भाई अंबानी तब आए थे जब उन पर वो पैरालिसिस के पेशेंट हो चुके थे। मेरे कोठी पर आए थे मुझसे मिलने। उनके साथ उनका लड़का मुकेश अंबानी था, यहाँ उनका लाइजन अफसर एक मिस्टर कोई चौहान था, बड़ा अच्छा गोखले में, वो याद है तक वो आए थे। उनसे मेरी चर्चा हुई थी। मैंने उनको भी कहा था कि अंबानी साहब, आप एक नोजल मैन होकर के और इतनी ऊंचाई तक गए हैं, तो आप मेरे पैर छूने के लिए क्यों झुके थे? ये ईश्वर का अपमान है। आपको जो कुछ भी मिला है वो परम पिता परमेश्वर की कृपा से मिला है, आपकी प्रतिभा का देन है। मैं आपकी प्रतिभा का सम्मान करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, एक नोजल मैन का काम करने वाला गरीब आदमी धीरू भाई अंबानी अपनी प्रतिभा से, व्यवस्था से, काबिलियत से बढ़ते बढ़ते उनका बेटा मुकेश अंबानी अगर विश्व के पूंजीपतियों में अपना नाम लेके पहुंचा है, यहां तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी नहीं रही है क्या? इसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के को लोग कहते थे कि ये अंबानी ग्रुप का सबसे बड़ा मददगार है। ये जो अदानी पहुंचे हैं, इतने दिन में पहुंचे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जो गुजरात में उन्होंने एयरपोर्ट का, अपने ये जहाज के बंदरगाह का, मैं गया था, मंत्री था शिपिंग में तब, अपने बंदरगाह के साथ साथ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उस बंदरगाह को इतना डेवलप किया है, वहां इतना जहाज आने लगा है। हजारों लोग हमारे बिहार के लोग हैं, मिथिलांचल के प्रोग्राम किए थे, मैं गया था उसमें। अब आपने जो कहा कि ये मान लीजिए चौहान साहब कि आपके मन में अगर ये कुंठा हो, आपके मन में दुराग्रह पूर्वाग्रह हो, आपके मन में मेरे प्रति घृणा हो, तब दुनिया भर के लोग अगर कहेंगे कि हुकुमदेव नारायण यादव सज्जन पुरुष हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, तो नम्रता पूर्वक कहूंगा चौहान साहब कि आप नहीं मानेंगे। राम को संसार ने मान लिया लेकिन रावण को नहीं मानना था तो नहीं माना। कृष्ण संसार ने मान लिया लेकिन कंस को और दुर्योधन को नहीं मानना था, कौरव को तो नहीं माना। गांधी को संसार ने मान लिया लेकिन उस समय गांधी के खिलाफ जो देश के बहुत राजे रजवाड़े थे और बहुत अंग्रेजों के, मुगल के दलाली करने वाले थे, या ये वामपंथी जो हिंदुस्तान के जिनको कहते हैं, या वामपंथी लेफ्ट जो अपने को कहते हैं, ये वामपंथी थे। ये गांधी जी को, सुभाष जी को इन वामपंथियों ने उस समय कहा था। डॉक्टर लोहिया ने अपनी किताब में लिखा है समाजवादी आंदोलन के इतिहास में, कि इन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कुत्ता हैं। तो मान लीजिए जो गांधी को गाली दिया, गांधी को नहीं माना, ये जो ऐसे लोग हैं आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रश्रय पर, अनुदान पर, अनुग्रह पर, साधन पर, विश्वविद्यालयों में सभी जगह बनते रहे, एनजीओ चला करके, अनेकों तरह के संस्था बना करके देश में एक भ्रम पैदा करते रहे, और भ्रम यह पैदा करते रहे जिससे हिंदुस्तान के गरीब, निर्धन, निर्बल के मन में कोई जोश नहीं पैदा हो। अब आखिरी समय में अभी हिंदुस्तान के निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, गरीब सबके पास में नरेंद्र मोदी की योजना के कारण जो सीधे पैसा जा रहा है, बिचौलिया बंद हो रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण, ये सब जो हर बिहार में हर घर में, हर गांव में बिजली अभी लग गई है, जो कभी बिजली का दर्शन नहीं था। हरियाणा पंजाब वाले को तो भाखड़ा से बिजली मिली थी सस्ती, तो मिला। इसमें एक बात ये आती है कि जो बात आप कह रहे हैं ये तो दिख रही है, क्योंकि जो पेट्रोल का नुकसान जिन खाड़ी देशों को होने वाला है, हो रहा है, और जो आंकड़े आपने बताए इथेनॉल से लेकर बाकी, उसके द्वारा तो उनका मतलब आज वैसे भी दिवालिया निकल चुका है, क्योंकि पेट्रोल की खपत कम हो रही है और अब तो और निकलेगा। तो जो बादाम, काजू, पिस्ता आ रहा है वो तो आ ही वहां से रहा है, आई भी कह रही है। यही जो आपने कहा चौहान साहब कि जिसको कहते हैं व्यवसायिक खेती, अब हमारी खेती है। हाँ। कम जो जुताई, हल्की सिंचाई, कम लागत, अधिक व्यवसायिक खेती से व्यवसायिक उत्पादन, जैसे मेवा है, सब ये क्या कहते हैं, मसाला है, फल है, सब्जी है, उन्नत कोटि का ऐसा उत्पादन हो जो सीधे जाए तो दुनिया की बाजार में हम जाए। अर्थात
हम विश्व के बाजार में अपने किसानों के प्रतिभा परिश्रम के कारण हम अपनी प्रतिष्ठा का झंडा लहराना चाहते हैं। और इसके लिए जब हम उन नौजवान किसानों को उस लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, उसके कारण इनको एग्रीकल्चर ऐप के जरिए डीडी किसान के जरिए अधिकतम जानकारी देते हैं। अब बताइए, ऐप के जरिए ये मोबाइल देख करके खेती करते हैं, आप भी कितने को सुन रहे हैं। और ये टावर को तोड़ दिया गया, इसका मतलब उन हजारों हजार किसान जो एग्रीकल्चर ऐप के जरिए और सीधा संवाद करके वैज्ञानिकों से अपनी जो ये व्यवसायिक खेती कर रहे थे, उनके ऊपर में कितना कुठाराघात हुआ, उनके साथ कितना नुकसान हुआ। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा चौहान साहब कि समग्रता में आप एक काम करिए, विनम्र प्रार्थना है, हर रविवार को 1 घंटा के लिए कार्यक्रम चलाइए। हाँ। भारत की समग्र अर्थनीति, दृष्टि, दिशा, समस्या और निदान, बिल्कुल ये विषय है। और इस विषय पर राहुल गांधी को बुलाइए, सीताराम येचुरी को बुलाइए, अखिलेश यादव को बुलाइए, तेजस्वी यादव को बुलाइए इस पर, और जो सुखबीर बादल जी को बुलाइए, जो बोलना चाहे उनको कहिए कि आओ, विषय यही है। और इस विषय पर तुम विस्तार से 45 मिनट तक 1 घंटा तक बिना ब्रेक के आप बताओ कि भारत के जो समग्र अर्थनीति है उस अर्थनीति को कैसे चलाया जाए। और दूसरी बात कि समग्रता में इसके जो दृष्टि क्या होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए, तात्कालीन दृष्टि, तात्कालीन दीर्घकालीन दृष्टि, और दूसरा इसके कारण क्या थे, इसका निदान क्या हो, जो चौधरी चरण सिंह कहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात समझने की है चौहान साहब। हाँ। सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक इस कानून को रोक देते हैं, विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाते हैं, आप किसान भी अपने में से प्रतिनिधि दीजिए उसमें। ये कमेटी सारे देश के किसानों को बुला करके, हर प्रदेश के किसान संगठन के लोग, या जो किसान संगठन के नहीं है, मेरे जैसा आदमी नहीं किसी किसान संगठन में है, ना मैं भाजपा का एक सक्रिय सदस्य हूं, मैं तो बिल्कुल राजनीति से अलग हूं। और इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और चैनल वाले को कि हमसे बुला लेते हैं। मैं तो अपने चाहवान साहब राष्ट्र धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। बिल्कुल, आपने जो बात बताई, इतनी माइन्यूट बात है, इतनी बारीकी से आपने बताई है। लोकतंत्र में होता क्या है कि जो चिल्ला रहा है, या इस मीडिया के युग में जिसकी बात ज्यादा लोगों तक जा रही है उसी की बात सच लगती है। तो क्यों नहीं आपकी पार्टी या सरकार की तरफ से भी ये जो तथ्य आपने रखे हैं इसको रखा जाए? ये पक्ष कई बार सार्वजनिक सभाओं में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस पक्ष को रखा है। हाँ। कृषि मंत्री जी ने इस पक्ष को रखा है, पीयूष गोयल ने इस पक्ष को रखा है। लेकिन आप मीडिया की बात कहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा चौहान साहब, मैं भी ये नेशनल मीडिया पर बैठे लोगों को देखता हूं। हाँ। मुझे एक बुलाते हैं, मैं नहीं जाता हूं कभी, इसलिए कि उसमें मैं सबको नहीं कहता, विद्वान भी हैं, जानकार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं मीडिया में, एंकर लोग। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो सर्वज्ञ हैं। खेती के बारे में उनको कौखो गौगा नहीं मालूम है। उनके हाथ में अगर बीज दे दिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे कि ज्वार कौन है, बाजरा कौन है, ग्वार कौन है। ये धान के गेहूं एक पहचानते हैं, नहीं तो वो जितने हमारे पास में अनाज है, तीसी है, मरुआ है, कसामा है, कौनी है, कोदो है, ये इतने हम अनाज का नाम बता रहा हूं, लोगों ने देखा भी नहीं होगा उनकी खेती कैसे होती है। हिंदुस्तान के टीवी चैनलों में किसी चैनल का मालिक अगर किसान है तो वो केवल सुदर्शन चैनल और सुरेश चौहान के, और कोई नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि वो जब सवाल करते रहते हैं ना एंकर, मेरी पत्नी भी MA BL है साहब, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में 25-30 बरस तक मेरे साथ दिल्ली से लेकर के और सारे राष्ट्रीय स्तर पर और हरियाणा में काम करती रही, वो बैठी रहती है। और जब हम दोनों बैठते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं, हे काली माई, ऐसे एंकरों से देश को बचाओ। वो बात है जैसे उनके मन में वो जिसको कहते हैं कमिटेड। आप मान लीजिए एंकर जब कमिटेड हो जाएगा
तो कमिटेड जब हो जाएगा तो सत्य कहां से आएगा? बिल्कुल आप सत्य को निकालो ना, बिल्कुल, मंथन होना चाहिए। सत्य निकालो। अच्छा, तो प्रश्न आपने करो। आपने एक बात अभी कही, राहुल गांधी और इन लोगों को चैलेंज किया आपने डिबेट के लिए। अगर मैं जो किसान आंदोलन इस समय दिल्ली के सीमा पर चल रहा है, वहां पर मंच भी लगे हैं, अगर मैं इस लाइव टेलीकास्ट से उनको चैलेंज करूं कि हुकुमदेव यादव जी के साथ डिबेट हम उनके मंच पर जाकर करते, मैं भी आऊंगा आप भी आएंगे, चलेगा? नहीं, जो बॉर्डर पर किसान हैं, हाँ, वो किसान उसमें कुछ भोले भाले सज्जन किसान हैं। हाँ, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा चौहान साहब, मैं हिंदुस्तान के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में गया हूं। हाँ। नांदेड़ के गुरुद्वारा में जाके माथा टेका, अमृतसर में टेका, दिल्ली में टेका, जहां कहीं भी है गुरुद्वारा रकाबगंज में या ये बंगला साहिब में, सब में जाके मैं माथा टेका हूं। मुझे बड़ी आस्था है गुरुद्वारा के प्रति, इसलिए कि वहां सर्वधर्म समभाव, सभी जात के गरीब निर्धन निर्बल जाते हैं, और उनको जो वहां पर जो भोजन मिलता है, आत्मा रक्षितो धर्म का जो संकल्प है, उसके देख के लिए मैं उस संप्रदाय के सभी लोगों को कोट कोट अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं चौहान साहब, मैंने किताब में पढ़ा था कि गुरु नानक देव जी गए गांव में, किसी किसान के यहाँ रुके, एक सेठ था, उसकी इच्छा थी कि हम आप भोजन करावें, वो भी अपने घर से हलवा मलपुआ भोजन बढ़िया बना के लाया। किसान अपने घर से रोटी और दाल चाहे जो थी किसान की वो ला के दिया। गुरु नानक देव किसान की रोटी को लेके खाने लगे, उसको कहे कि नहीं तेरा भोजन मैं नहीं करूंगा। उस सेठ ने पूछा कि मैं इतने प्रेम से लाया हूं, आप क्यों नहीं करेंगे? तो नानक देव जी ने कहा, बड़े संत थे, मैं उनको, हे नानक देव जी आप हिंदुस्तान को प्रकाश दीजिए अपना। वो नानक देव जी ने कहा कि अभी बताता हूं। उन्होंने सेठ के मलपुआ को लेके यूं गारा तो उसमें से खून टपक गया, और किसान की सूखी रोटी को दबाया तो उसमें से दूध टपक गया। नानक देव जी ने कहा कि इस किसान की रोटी पसीना परिश्रम की है, तुम्हारी रोटी मुनाफे वाली है। अब आप इस कसौटी पर इस आंदोलन को कसिए। इस आंदोलन में जो पिज्जा है, बर्गर है, या फिर यानी है, इनके खाने के लिए आज ही बता रहा था कि बर्गर बन रहा है। ये बर्गर देने वाले, पिज्जा देने वाले, बिरयानी देने वाले, नाना प्रकार के सुख सुविधा पहुंचाने वाले, गर्म पानी पहुंचाने वाले, मसाज पहुंचाने वाले, या टीवी पर मैं देखता हूं इतने जो सुख के साधन इनको दिया गया है। हे भगवान परमात्मा, मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, हे गुरु नानक देव, आप इतनी आत्म तेज दो कि हिंदुस्तान के हर गरीब को उतना भी मिल जाए जितना इन आंदोलन के नाम पर इस सुख सुविधा वाले हैं, उसका 10% भी हिंदुस्तान के सब किसानों को घर में पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं भारत समस्या का समाधान हो जाएगा, भारत का कल्याण हो जाएगा। ये 5 स्टार कल्चर है, वो आंदोलन 5 स्टार कल्चर में कर रहे हैं, ये अपने बैठे हैं। एक ही बात है चौहान साहब, इनकी मन की अभिलाषा एक ही है, जो राहुल गांधी बोलते हैं, जो सीताराम येचुरी, हनान मुल्ला बोलते हैं, जो लेफ्ट वाले बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं ये उग्रवादी, ये सब जो वाले जो बोलते हैं, और भारत सरकार के तरफ से जांच पड़ताल करके आज दिल्ली के पुलिस अफसर ने कुछ बताया भी है, जो खालिस्तानी बोलते हैं। आज इन किसानों के बीच में कोई खालिस्तानी है, कोई लेफ्ट वाला है दिन दहाड़े, कोई अगर उसमें आतंकवादी है, कोई उसमें और देशद्रोही ताकत है, तो ये किसान के अपने न काम है कि वो अपनी दृष्टि से ऐसे लोगों को पहचाने, उससे दूर रहे। और जो भी नेता है, अब एक जोगिंदर यादव है, बादी 12 पंच 18, वो कौन किसान नेता है? अपने पार्टी बनाए, दिल्ली में जमानत गंवाए, हरियाणा में कहे चुनाव लड़ने गए, जमानत गंवा लिए, कोई बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब एक प्रश्न लेता हूं, जो गणतंत्र दिवस सामने है, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये गणतंत्र हमने स्वीकार किया, ठीक है, अब दुनिया में उस समय यही प्रयोग सबसे अच्छा माना जा रहा था, लेकिन इसमें दिख रहा है कि इसमें यह भीड़ तंत्र में बदल गया है। ये जिन गणों ने नियुक्त चुनकर भेजी हुई सरकार ने किए हुए निर्णय को भीड़ तंत्र के द्वारा बदलने का प्रयास हो रहा है।
और मैं केवल किसान आंदोलन के कारण नहीं बोल रहा, मैं पिछले 15 वर्षों में देख रहा हूं कि इस गणतंत्र का उपयोग गण तक जाने के बजाय गुण तक ज्यादा जा रहा है। ये चौहान साहब विनम्रता पूर्वक कहूंगा, हम्म। दुनिया के अंदर आजादी मिली और दुनिया के अंदर सभी लोगों को एक साथ समान वोट देने का अधिकार नहीं मिला। महिलाओं को यूरोप में नहीं मिला। काले काले के सवाल पर आज भी पश्चिमी देशों में संघर्ष चल रहा है, जो अपने को सभ्य कहते हैं और उपदेश देते हैं लोकतंत्र का। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने की दृष्टि साफ थी, उन्होंने एक साथ ही, चाहे रानी हो या नौकरानी हो, चाहे राजा हो, हलवा हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबों को एक समान वोट का अधिकार दे दिया कि अपने वोट के जरिए अपने राज को चुने। जिस समय यह दिया गया था उस समय यही जो प्रबुद्ध लोग हैं, सामंत हैं, सुविधाभोगी लोग हैं, ये लोग कहते थे कि ये सबको, गरीब को, मूर्ख को, निर्धन को, निर्बल को, बेवकूफ को ये वोट देने का अधिकार दिया गया। ये क्या करते थे? अंग्रेज बोला था, यूरोप वाले बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर लोहिया ने जाति प्रथा में स्पष्ट लिखा है कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, गरीब, निर्धन, निर्बल में चेतना आएगी और अपने वोट की कीमत को पहचानेंगे। और जिस दिन अपने वोट की कीमत को पहचानेंगे उस दिन अपने मन के लायक राज बना लेंगे। लेकिन इसमें यह दिख रहा है कि 4-4 बीबियां, 44 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पर कुछ लोग कब्जे की बात कर रहे हैं। चौहान साहब, हिंदुस्तान के अंदर जो राजा थे, महाराजा थे, राजघराने वाले थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अधिकतर थे, ये राजघराने के लोग सरदार पटेल की धन्यवाद दीजिए पूजनीय है, बड़ी कठिनाई से मिला है। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने स्पष्ट किया है कि राजघराने के लोग जो हिंदुस्तान में मिले थे तो बिना मुआवजा के मिले थे क्या? इनके राजमहल में सारी सुविधाएं बनी रहे। सरदार पटेल जी चाहते थे कि इनको किसी तरह मिलाया जाए, बाद में जाके ये सब हटा। उसी तरह से जब जमींदारी हटी तो जमींदारों को मुआवजा देके सरप्लस जमीन लिया गया। उसी तरह से आज हिंदुस्तान के अंदर संपन्न, सुविधाभोगी, सामंती लोग हैं, परिवारवादी, वंशवादी, और ये परिवारवादी, वंशवादी सारे देश में जो फैले हैं। आज नरेंद्र मोदी परिवारवाद, वंशवाद और इसके कारण राजनीति के अंदर जो निहित स्वार्थ है, लोकतंत्र का मतलब है गणतंत्र का, लोक का मतलब है लोक के द्वारा, लोक के लिए, ये लोक का, ये शब्द है इसका, लोक का, लोक के द्वारा, लोक के लिए। अभी जो ये राज्य बनाया गया आजादी के बाद, वह है कुछ परिवार का, कुछ परिवार के द्वारा, कुछ परिवार के लिए। अब नरेंद्र मोदी ओपनली, सार्वजनिक रूप से इसका चेतना जगा रहे हैं कि नहीं, देश के गरीबों उठो, ये राज तुम्हारा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस राज पर तुमको अधिकार तुम्हारा है, तुम अपने में से चुन करके लाओ, ऐसे लोगों को लाओ जो दिल्ली के संसद में बैठे तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के दीन दुखी की बात कहे, वो अपने स्वार्थ की बात नहीं कहे। तो लंबी बात नहीं, मैं कभी चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लिखते रहता हूं कि हिंदुस्तान में जो निहित स्वार्थ है, सामाजिक निहित स्वार्थ, आर्थिक निहित स्वार्थ, प्रशासनिक निहित स्वार्थ, बुद्धिजीवी निहित स्वार्थ, ये हर क्षेत्र में, चाहे मीडिया में निहित स्वार्थ, ये निहित स्वार्थियों का देश भर के अंदर जो जमौरा है, बिल्कुल, वो सारे निहित स्वार्थी। आज ये नरेंद्र मोदी का विरोध का मतलब है लोकतंत्र, गणतंत्र का विरोध, कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े लोगों के वोट के बक्सा से निकल करके, वोट के मां के पेट से निकल करके दिल्ली का प्रधानमंत्री बने हैं। और वोट के बल पर जो प्रधानमंत्री बने, उस प्रधानमंत्री को सत्ता नहीं मानना, उनको अपशब्द कहना। बिल्कुल, और इसलिए आज हमने आपको जोड़ा था। और आज दर्शकों को आपके द्वारा काफ़ी जानकारी मिली होगी। जैसे आपने कहा है, वैसे हम राहुल गांधी से लेके अखिलेश और तमाम जो कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां चला रहे, उनको आपके साथ बहस के लिए अवश्य चैलेंज करके बुलाएंगे और वो आएंगे, ऐसी आशा व्यक्त करते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ हुकुम देव नारायण यादव जी थे, कि जो हिंदुस्तान के कई बार मंत्री, कई बार सांसद और किसानों से के साथ जुड़े जमीन के नेता है।
दिल्ली को जब घेरा गया है तो ऐसे में क्या स्पष्टता है, दूसरी तरफ का क्या पक्ष है, यह सुनने के लिए आज हमने उनको आपके सामने प्रस्तुत किया था।